सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर वो कौन सा पल था जिस पल में आपके मन में आया कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है? हालांकि पिताजी की और माताजी की सबकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। मैंने पीएमटी भी दी मगर मैं फेल हो गया। तो हमारे ज़िले के एक बहुत शानदार कलेक्टर थे सरवासी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और वो इतने पॉपुलर थे तो मेरे मन में भी आया कि यार ये क्या होता है ज़बरदस्त, क्या कलेक्टर और क्या। उनका स्पीच हिंदी में इंग्लिश में ऑलराउंडर की तरह थे, तो उनसे मुझे प्रेरणा। सर आज की तारीख में जीएस की महत्ता है, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, इससे का पेपर आपके समय क्या होता था सर? मैंने जो आईएएस का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, वो 1978 एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। और वो आखिरी वर्ष था जब प्रीलिम्स नहीं होते थे। उस समय उस असफलता के उस क्षण में, उस दौर में आपने अपने आप को बाहर कैसे निकाला? पीएमटी में जब मैं फेल हुआ तो मुझे बहुत निराशा हुई थी और गाँव वालों ने भी काफ़ी मेरे मजाक उड़ाया था। डॉक्टर बनने चले थे, कंपाउंडर बन जाती बहुत है। सर मैं उस क्षण को आपसे सुनना चाहूँगा कि जिस समय ये सूचना मिली कि आपका आईएएस में सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी रैंक आपकी आई है, वो क्षण कैसा था सर? सो आई कुड नॉट बिलीव कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक से, तो वो लम्हा मुझे अभी तक याद है। और पहली बार हमने अपने हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी आरपीएससी, इवन यूपीएससी ने भी वो नहीं किया, अब वो करना चाहते हैं कि आरएएस के जो मेंस पेपर है उनकी जो असेसमेंट है, उनका जो वैल्यूएशन है, वो हमने स्क्रीन पे करवाया। बहुत शानदार सर। इसका नाम है ऑन स्क्रीन मार्किंग, OSM। तो उत्कर्ष के साथ अपने सफ़र के बारे में कुछ विद्यार्थियों को बताइए सर। जी। उत्कर्ष के जो फाउंडर और हमारे बड़े जितने कहते हैं बहुत अजीज़ आदमी श्री निर्मल जी गहलोत साहब जो है, वो खुद अपने आप में एक बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपनी छोटी सी ट्यूशन की क्लासेस से शुरुआत की और इतना बड़ा ब्रांड बनाया। जब मैंने उत्कर्ष का ऑर्गेनाइजेशन देखा, 600 बच्चों की क्लास जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के टाउन हॉल में और सब जगह हो रही है, सब बच्चों को नाश्ता दिया जा रहा है और उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ जयपुर कैंपस में भी जो भी आते हैं, तो इस तरह का आपका जो वर्क कल्चर है, तो मैं अक्सर निर्मल जी को कहता कि निर्मल जी उत्कर्ष सिर्फ उत्कर्ष नहीं है, उत्कृष्ट भी है। जी सर। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उत्कर्ष परिवार से लगभग 4 वर्षों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ और मुझे इस बात का गर्व है। सर इस पॉडकास्ट को वो विद्यार्थी भी सुन रहे हैं जो इस बार आरएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं सर, 2024 का जो इंटरव्यू चल रहा है सर, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? कलाम साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ और मैं 24 घंटे इनको साथ रहा हूँ। मैं कमिश्नर जोधपुर था, वो डॉक्टर कलाम साहब को बात याद रखो, तो सपने देखे, और सपने वो नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो जो हमें सोने ही नहीं देते। आज के हमारे पॉडकास्ट के धुरंधर जो है आदरणीय ललित के पंवार सर है, जो राजस्थान के अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत उच्च पदों पर रहे और साथ ही साथ उनका बहुत ब्राइट करियर रहा है। आरपीएससी के चेयरमैन रहे, राजस्थान प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई के भी वो अध्यक्ष हैं। तो मैं सबसे पहले आप सब की तरफ से और उत्कर्ष परिवार की तरफ से आदरणीय ललित के पंवार सर का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया खान सर। सर आज हमारे राजस्थान के खान सर हैं। बिल्कुल और सर, बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कि आपसे मैं रूबरू हूं। सर आज हम जो है इसका नाम ही सर आरएएस के धुरंधर हमने रखा है पॉडकास्ट सीरीज 2 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप वो तमाम विद्यार्थी जो हमारे उत्कर्ष चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो उन व्यक्तित्वों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो यहां तक कैसे पहुंचे। इस क्रम में सर आज चूंकि आप हमारे धुरंधर सीरीज के पहले मेहमान हैं सर और हमारे विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत है, तो मैं सर पहला क्वेश्चन आपसे शुरू करना चाहूंगा कि सर आपका सफर जो है, आपका बचपन, आपका परिवार, वहां से हम शुरू करके और लास्ट पॉइंट तक जाएंगे सर। तो सबसे पहले आपके परिवार और आपके बचपन के बारे में सर बताइए सर। जी एक बार पुनः दौलत सर आपका और उत्कर्ष के जितने भी विद्यार्थी हैं, तो उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं 1956 का मेरा जन्म है, 29 मार्च 1956, और बालोतरा जो अब तो खैर ज़िला हो गया, उस वक्त छोटा सा गांव था, 8वीं क्लास तक स्कूल थी उसमें। जी सर। और लूनी नदी के किनारे मेरा गांव है और पिताजी अध्यापक थे श्री जयशंभू जी पवार, माताजी भी अध्यापक थी श्रीमती दमयंती देवी पवार, और हमारा एक छोटा सा परिवार था। और मुझे मेरे दादाजी की भी बहुत अच्छी स्मृतियां हैं, दादी जी और दादाजी की, क्योंकि जो मेरे संस्कार, बेसिक संस्कार हैं,
चूँकि माता जी शिक्षिका थीं तो वो स्कूल चली जाती थी, तो मेरी ज़्यादातर परवरिश दादी माँ ने की। ज़्यादातर मैं उनके साथ रहता था, तो दादी को मैं माँ कहता था जी सर। और माता जी को मैं बाई कहता था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए, और मेरी दादी को बकरी पालने का बड़ा शौक था, तो 2 बकरियां वो रखती थी। और दादाजी नगर पालिका में नाकेदार थे। उससे पहले उन्होंने थोड़ी मजदूरी की थी, तो बालोतरा की लूनी नदी से बजरी ला के, और जहाँ मकान के काम चलते हैं, हमारे मारवाड़ी में उसको कमठा कहते हैं, जहाँ कमठे चलते हैं, तो 2 गधे रखे हुए थे। तो उन गधों को लेके कमठे पे जाते और बजरी डालते। फिर चूंकि वो छठी पास थे, तो उस वक्त छठी पास बहुत बड़ी बात होती थी। जी सर, जी सर। 55-54 की बात है। तो उनको बालोतरा नगर पालिका में नाकेदार, जो ऑक्ट्रॉय चुंगी काटते हैं, अच्छा अच्छा, तो उनको वो नौकरी मिली थी। उसके बाद उन्होंने पिताजी को पढ़ाया, तो पिताजी टीचर बने। पिताजी ने हमको पढ़ाया, तो भगवान की कृपा रही। और मेरी इस शिक्षा और जो अर्ली बचपन है वो पूरा। सर आपकी जो आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई, उसके बाद कॉलेज आपका कौन सा था सर? या मेरी स्कूलिंग तो सारी गाँव में हुई है, जैसे कि पचपदरा, जहाँ भी रिफाइनरी बन रही है, मेरी माताजी की पोस्टिंग वहाँ थी। कोरोना, बागावास के पास के गांव थे। उसके बाद में 5वीं क्लास मैंने गुड़ा मलानी से पास की। 10वीं क्लास राजकीय माध्यमिक विद्यालय बालोतरा, 11वीं क्लास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर, और बीएससी की थी मैंने 1974 में राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर से। अच्छा सर, साइंस बायोलॉजी में। सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर वो कौन सा पल था जिस पल में आपके मन में आया कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है? जब मैं 11वीं क्लास में बाड़मेर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा था, तो हमारे ज़िले के एक बहुत शानदार कलेक्टर थे, सरवासी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानता था। उनका नाम श्री आदर्श किशोर जी था। अच्छा। उनका सिर्फ नाम ही आदर्श नहीं था, खान सर वो वास्तव में आदर्श थे। अच्छा अच्छा। और वो इतने पॉपुलर थे, तो मेरे मन में भी आया कि ये क्या होता है ज़बरदस्त, क्या कलेक्टर, और क्या उनका स्पीच हिंदी में, इंग्लिश में ऑलराउंडर की तरह थे। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ इसी तरह का बनना चाहिए। हालांकि पिताजी की और माताजी की सबकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा अच्छा। मैंने पीएमटी भी दी, मगर मैं फेल हो गया क्योंकि मेरी गणित बहुत कमज़ोर थी। अच्छा, आज भी कमज़ोर है। तो पीएमटी में मैं फेल हुआ, तो फिर मुझे बड़ा, पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था, अबो एवरेज था। सर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जैसे सर आज की तारीख में जीएस की महत्ता है, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, एसए का पेपर होता है, आपके समय क्या होता था सर? जी, तो मैंने जो आईएएस का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, वो 1978 एग्ज़ाम दिया था। अच्छा अच्छा। और वो आखिरी वर्ष था जब प्रीलिम्स नहीं होते थे। ओके ओके ओके। सीधा मेंस के एग्ज़ाम होते थे, और 5 ऑप्शनल पेपर होते थे और 3 कंपल्सरी। ओके। और मैं तो साइंस का विद्यार्थी था। 74 में मैंने बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर से की थी। फिर एमएससी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर से की थी। अच्छा सर। जूलॉजी में की थी। और उसके बाद मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बाड़मेर में ही टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 पे मैंने 1 साल तक काम किया। तो मेरा काम था जो खाद्य गोदाम होते हैं, उसमें गेहूं और जो रखते हैं चावल वगैरह, उसमें कीड़े नहीं लग जाए, तो हम लोग उसका फ्यूमिगेशन करते थे। अच्छा सर। तो 8 सब्जेक्ट यूपीएससी में थे, तो वहीं मैंने काम करते करते अपनी तैयारी की। और मेरा सौभाग्य रहा कि पहले ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब असफलता का सामना उस समय आपको नहीं करना पड़ा? असफलता मैंने की। पीएमटी में जब मैं फेल हुआ तो मुझे बहुत निराशा हुई थी, और गांव वालों ने भी काफ़ी मेरे मजाक उड़ाया था कि डॉक्टर बनने चले थे, कंपाउंडर बन जाती बहुत है। फिर मैंने पिताजी को कहा, मैंने एक बार में और पीएमटी दे दूं, तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अब तूने बीएससी कर ली है तो अब तू बीएड कर ले तो मास्टर बन जाएगा। मैं 3rd ग्रेड में हूँ, तू तेरे को 2nd ग्रेड मिल जाएगा। तो हम चूँकि हम 4 भाई और 1 बहन थे, तो बड़ा परिवार था, साधन सीमित थे। फिर मैंने बीएससी की कि भाई बीएड कर लेंगे। टर्निंग पॉइंट जो था वो आदर किशोर जी को जब मैंने देखा, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। सर मैं ये जानना चाहूँगा विद्यार्थियों के मन की बात को, कि जिस समय आपका पीएमटी में नहीं हुआ, उस समय, उस असफलता के उस क्षण में, उस दौर में आपने अपने आप को बाहर कैसे निकाला? यानी वो वास्तव में बहुत निराशा के क्षण थे, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा विद्यार्थी था, मगर
मुझे उम्मीद थी कि मैं पीएमटी में पास हो जाऊंगा। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं का आंसर, वो जो गणित, उनकी वजह से मैं फेल हुआ। तो मुझे वास्तव में बहुत निराशा हुई और मुझे लगता कि यार कैसे हो गया ये। तो मैं काफ़ी हवा में था, क्योंकि मास्टर जी का लड़का था और मैं करीब करीब ऑलराउंडर था। स्काउटिंग भी करता था, एनसीसी भी, संगीत भी, टेबल टेनिस भी। तो मैं ज़्यादातर टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज़्यादा देता था और वही मेरे बाद में काम आया। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं था, बट ऑलराउंडर था और पढ़ाई में अबव एवरेज था, 55% के करीब। सर मैं उस क्षण को आपसे सुनना चाहूँगा कि जिस समय ये सूचना मिली कि आपका आईएएस में सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी रैंक आपकी आई है, वो क्षण कैसा था सर? उस वक्त मैं झांसी में था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नौकरी के बाद मैंने एक ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक एग्ज़ाम होता था उस वक्त। आईएएस की तर्ज पे ही हमारे देश के विख्यात और पूरे विश्व के माने हुए वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भारत रत्न जी सर। तो उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की थी कि कृषि विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IAS की तर्ज पे उन्होंने ARS शुरू किया था। उसका नाम था एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता था, जैसे अपनी यूपीएससी है वैसे ही वो एग्जाम कंडक्ट कराती थी ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम था। MSc जिसकी हो वो कर सकते थे, तो MSc AG या MSc किसी भी सब्जेक्ट में हो। वैकेंसीज डिसिप्लिन वाइज होती थी। तो मेरी जूलॉजी और एंटोमोलॉजी थी, तो उसमें भी कुछ वैकेंसीज थी। तो मैंने FCI में रहते हुए वो एग्ज़ाम दिया। फॉर्चुनेटली उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जी सर। तो सिलेक्शन होती मेरी पोस्टिंग झांसी हो गई। तो झांसी में एज ए साइंटिस्ट काम करते हुए 1 साल में वहाँ रहा। यूपीएससी का एग्ज़ाम मैंने दिल्ली आके दिल्ली सेंटर में दिया था और तैयारी मैंने झांसी में की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जब सिलेक्शन के रिजल्ट आए तो मैं, मेरे एक दोस्त डॉक्टर JP वार्ष्णेय, जो उस वक्त बहुत अच्छे सीनियर साइंटिस्ट हैं, आजकल गुजरात में रहते हैं, सूरत में, उनके घर पे बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आया कि IAS के परिणाम। तो उन्होंने मुझे बताया, अरे ललित तेरा नाम इसमें है। तो मुझे वास्तव में यकीन नहीं हुआ और जो मैं नाश्ता कर रहा था वो फिर मैं खा नहीं पाया। अच्छा अच्छा, मतलब दिल, हाँ, दिल खुशी से भर गया। मतलब वो जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं हर्षाती रेख, खुशी की जब इंतहा होती है, भगवान की जब कृपा होती है। सो आई कुड नॉट बिलीव कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक से। सो वो लम्हा मुझे अभी तक याद है, वो झांसी में था। अच्छा अच्छा सर, IAS की ट्रेनिंग आपकी कहाँ हुई और वो पल कैसे थे सर? वो मसूरी में हम लोगों ने 18 जुलाई को 1979 को, इसलिए हमारा बैच 1979 बैच कहलाता है। एग्जाम 1978, बैच 1979। फिर वहाँ मसूरी हम पहुँचे। मसूरी अच्छी, पहली बार मसूरी गया था मैं, और गांव के देसी आदमी, वहाँ ठंड बहुत थी और बहुत वहाँ का बहुत अच्छा माहौल था, बहुत विद्वान फैकल्टी थी और पूरे भारत के करीब 120 हम लोग प्रशिक्षणार्थी वहाँ थे और वहाँ बहुत सीखने को मिला। 18 पेपर हमको पूरे साल में पढ़ाए जाते थे, जिसमें हिस्ट्री, लॉ, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, केस स्टडीज, सेमिनार्स, और वही मैंने 1 साल का उर्दू का डिप्लोमा भी किया। 8 साल का मुझे शौक था, चूँकि मैं खुद गाता भी हूँ, ढोलक भी बजाता हूँ, हारमोनियम भी बजाता हूँ और मेरी मदर म्यूज़िक की टीचर थी, तो मेरे संस्कार संगीत के थे। तो और चूँकि शायरी और इसका बड़ा शौक था, तो मैंने कहा उर्दू को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे ये साहित्य की भाषा है, अच्छी ज़ुबान है और मुझे शौक था। तो मैंने 1 साल तक, अभी भी मैं उर्दू लिख लेता हूँ और मैं अच्छा सर, उर्दू ज़ुबान का मुरीद हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हिंदी और उर्दू ये दोनों मेरी प्रिय विषय हैं। सर IAS अधिकारी बनने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? फील्ड में आपने काम करते समय जीवन और समाज को किस रूप में समझा सर? फिलहाल मेरा सौभाग्य था कांसर कि मुझे राजस्थान कार्डर मिल गया, क्योंकि मेरे रिटर्न में तो अच्छे थे ही, ठीक ठाक थे, बट IAS के इंटरव्यू में मैंने पूरे कंट्री में टॉप किया था। उस वक्त 400 नंबर का इंटरव्यू होता था और मुझे को 280 मिले थे। वेरी गुड। 70%, वो हाईएस्ट थे उस बैच में। अच्छा अच्छा। तो चूंकि राजस्थान मिल गया था तो मैं लकी रहा। राजस्थान OTS जो यहाँ की ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है, जहाँ RS ऑफिसर सेलेक्ट होती है, जहाँ वहाँ ट्रेनिंग में जाते हैं। तो हम लोग शुरू में 8 ऑफिसर्स थे, 4 राजस्थान के थे, 4 राजस्थान के बाहर के थे। हम लोगों को शुरू में 3 महीने जयपुर की हरिश्चंद्र माथुर
ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, जिसको आजकल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, SCM रीपा। 3 महीने वहाँ रखा गया। वहाँ फिर आपको पूरा राजस्थान दर्शन कराया गया और फिर 1 साल अंडर ट्रेनिंग में गंगानगर में रहा। जी सर। बहुत अच्छा अनुभव रहा। गंगानगर की जो ट्रेनिंग थी वो मुझे आज तक याद है। जी सर। और उसमें पटवारी से लेके पटवारी, RI, तहसील, SP ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सबके साथ अटैचमेंट होते हैं। जी सर। और वो एक बहुत अच्छा पीरियड था। सर, RPSC के अध्यक्ष रूप में आपकी नियुक्ति हुई सर। सबसे पहले तो उस नियुक्ति को आप कैसे देखते हैं सर, और उसके बाद में आपके चेयरमैन रहते हुए सर क्या क्या नवाचार RPSC में हुए सर, क्योंकि उस काल को लोग आज भी याद करते हैं सर। बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। 2015 की जुलाई में मैं भारत सरकार के पर्यटन सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ 31 जुलाई को, और 4 अगस्त को ऑर्डर किए राजस्थान सरकार ने और मुझे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया। मैंने 10 अगस्त को वो चार्ज दिया। उस वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी और एक चुनौती थी। मैं भी बहुत डरा हुआ था क्योंकि माहौल बहुत हॉस्टाइल था। बिल्कुल सर। मगर मुझे उस वक्त की मुख्यमंत्री मैडम वसुंधरा जी ने मैंने उनसे कहा कि बहुत ये ऐसा असाइनमेंट है, तो उन्होंने कहा कि घबराइए मत, गवर्नमेंट आपके साथ है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप राजस्थान के बेटे हो, आपका 35 साल का अनुभव है, पूरे विश्व में आप घूमे हो, इतना आपका अच्छा अनुभव है, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगर RPSC को वापस ट्रैक पे आप नहीं रहेंगे तो कौन लाएगा। अच्छा सर। तो ये जब बात उन्होंने कही तो वो जैसे युद्ध का घोड़ा होता है ना, उसको जब तो मैंने कहा ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे। राजस्थान गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहा। तो जब वहाँ गया तो मैं चूंकि साइंस का विद्यार्थी हूँ दौलत सर, तो मैंने पहले उसको स्टडी किया क्या क्या कमियां हैं। बिट्स पिलाने गया मैं, 4 दिन वहाँ रहा। दिल्ली में UPSC गया, 3-4 दिन वहाँ रहा, और जो बेस्ट सिस्टम्स थे उनको स्टडी करके मैंने 3 गुरु मंत्र अपने याद रखे जो मेरे प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने और IAS के मुझे सीनियर्स ने सिखाए थे। सबसे पहले शिकायत आती थी कि नकल होती है, तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला, जैमर्स लगा दिए। जैमर्स जी सर। तो नकल हो ही नहीं सकती, वो जैमर्स लगा दी। सेकंड शिकायत आई कि साहब पेपर्स आउट हो जाते हैं, जो अब तो खैर नहीं हो रहे, मेरे बीच में अपने देखा तो हमने उसमें इतनी सीक्रेसी मेंटेन की। और मैंने कहा कि पेपर जब छपे गए नहीं तो आउट कैसे होगा। तो मैंने 2 वर्ष के कार्यकाल में दौलत सर 110 एग्जाम कराए थे। जी सर। 29 तरह की कैटेगरी के 110 एग्जाम कराए, उसमें से 100 एग्जाम डिजिटल कराए। जी सर। तो डिजिटल में क्या होता है, क्वेश्चंस और आंसर दोनों जम्बल्ड होते हैं, तो जब पेपर छपे गए नहीं तो आउट कैसे होगा। जी जी। और सीक्रेसी पूरी मेंटेन करने की मैंने पूरी कोशिश की। तो मेरा फंडामेंटल ये था, फॉर एवरी फिजिकल प्रॉब्लम देयर इज ए डिजिटल सॉल्यूशन। जी सर। और पहली बार हमने अपने हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी RPSC, इवन UPSC ने भी वो भी नहीं किया, अब वो करना चाहते हैं कि RAS के जो मेंस पेपर हैं उनकी जो असेसमेंट है, उनका जो वैल्यूएशन है, वो हमने स्क्रीन पे करवाया। बहुत शानदार सर। इसका नाम है ऑन स्क्रीन मार्किंग, OSM। टॉप का सॉफ्टवेयर है। तो हमने टेंडर्स इनवाइट करके जो टॉप कंपनी में बहुत सीक्रेट डिमांड थी, वो नाम भी मैं नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने वो ऑन स्क्रीन मार्किंग की। फिर हमने 250 प्रोफेसर्स को 6-6 दिन की ट्रेनिंग दी पूरे राजस्थान में। और उन सब प्रोफेसर्स को ट्रेन किया गया कि लैपटॉप पे स्कैन्ड कॉपी आपके सामने आएगी, स्क्रीन पे देख के आपको स्किल्स करने का वो सिस्टम आज भी चल रहा है। UPSC चेयरमैन दीपक गुप्ता साहब अजमेर आए, उन्होंने वो सिस्टम देखा और एक रिफॉर्म ये किया। और दूसरा, हमने RS के ऑप्शनल सारे खत्म कर दिए। जी सर। जी सर। तो ये 3 रिफॉर्म्स थे, ऑन स्क्रीन मार्किंग, जी सर, डिजिटल एग्जामिनेशन, स्क्रैपिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन। जी सर। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में भी मैंने नोट किया कि जो हमारे गांव के देसी लोग, हिंदी माध्यम के लोग बच्चे आते थे, वो थोड़े सहमे रहते थे, और जो अंग्रेजी माध्यम के पढ़े लोग आते थे वो बाजी मार लेते थे। वो GD को डोमिनेट कर जाते थे। जी सर। तो उससे मैंने इस बात को महसूस किया, क्योंकि मैं खुद भी देसी हिंदी मीडियम का आदमी था, तो भोगा हुआ यथार्थ था। जी सर। तो इसको तो हमने 3 रिफॉर्म्स की, डिजिटल, स्क्रैपिंग ऑफ GD, स्क्रैपिंग ऑफ ऑप्शनल एग्जाम एंड डिजिटल असेसमेंट, यूज ऑफ जैमर। और एक रिटायर्ड IG बहादुर सिंह राठौड़, उनको हमने रखा एज ए डायरेक्टर विजिलेंस। जी सर। जी सर। तो वो पुलिस से कोऑर्डिनेट करते थे, और मैं खुद जाके ADG ATS जी सर। जी सर। उनके ऑफिस में जाके
एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले जो गैंग्स हैं जो इस तरह का काम करती थी, उनके सरगनाओं को पहले ही हम अंदर अरेस्ट करवा देते थे प्रिवेंटिव अरेस्ट में। जी सर, जी सर। तो इन सब का इम्पैक्ट ये हुआ कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ 2 साल में। आरएस की प्रीलिम्स का रिजल्ट 2015-16 वाला अगर आपको याद हो तो 7 दिन में रिजल्ट आया था, 7 से 11 सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मेंस का रिजल्ट हमने 60 दिन में दिया था। वो एक रिकॉर्ड है और फुल प्रूफ वो सिस्टम था। और बेस्ट पार्ट था कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो असेसमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीटली आरटीआई कंप्लाइंट था। जी सर। यानी आपको थोड़ा शक है, आप अपनी कॉपी कोई आरटीआई में आप अप्लाई कीजिए, कॉपी बिल्कुल आपको जांचिए, एब्सोल्युटली फेयर। सर 2015 से 2017 का जो आपका कार्यकाल था वो, और सर अब पिछले 1-1.5 साल में भी सर आरपीएससी में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं सर। ये वर्तमान रिफॉर्म्स को आप किस प्रकार से देखते हैं सर? बहुत अच्छी शुरुआत की और मैं बधाई देना चाहूँगा वर्तमान अध्यक्ष महोदय को और उनकी पूरी टीम को। अच्छे रिफॉर्म्स उन्होंने किया, उसका धीरे धीरे वापस जो पॉजिटिव एक जो खोई प्रतिष्ठा थी वो हमारे आयोग की वापस जम रही है। और राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाई थी जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में। जी सर। उसमें मैं भी स्पेशल इन्वाइटेड था। हमने सबने सुझाव दिए। माननीय श्री अशोक गहलोत साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो कमेटी बनाई थी और बाद में उस कमेटी की रिपोर्ट हमने दी। उसमें हमने ये कहा था, और फॉर फिजिकल प्रॉब्लम्स गो डिजिटल। जी सर। वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री भजनलाल जी थी, उनको भी मैंने जब उन्होंने मेरे से पूछा भाई आप आरपीएस में 2 साल रहे, आपका कार्यकाल लोग आज भी उसको सवन काल कहते हैं, तो आपने क्या किए? तो मैंने उनको बताया, मैं रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स ऐसे लोगों को लगाएं जो एकेडमिकली साउंड हो। जी सर। इंटेग्रिटी जिनकी डाउटफुल नहीं हो और जो निष्ठा और लगन से काम करे। तो बिल्कुल इसलिए इसके परिणाम आपको दिख रहे हैं। आज हमारी आरपीएससी वापस धीरे धीरे अपनी खोई प्रतिष्ठा को लगभग पूरा प्राप्त कर चुकी है। सर आप उत्कर्ष के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं सर, तो उत्कर्ष के साथ अपने सफर के बारे में कुछ विद्यार्थियों को बताइए सर। जी जी। उत्कर्ष के जो फाउंडर और हमारे बड़े जब मैं कहता हूँ बहुत अजीज आदरणीय श्री निर्मल जी गहलोत साहब जो हैं, वो खुद अपने आप में एक बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपनी एक छोटी सी ट्यूशन की क्लासेस से शुरुआत की और इतना बड़ा जब ब्रांड बनाया भामाशाह के रूप में, बहुत भामाशाह के रूप में। और मैं खुद जोधपुर में 6-7 दिन तक मैंने उनके साथ ट्रैवल किया है। जो भी इनके जो सेवा के जो प्रकल्प है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे संस्कृति का फील्ड हो, हर फील्ड में जो उनका ये जो भाव है। और जब मैंने उत्कर्ष का ऑर्गेनाइजेशन देखा, 600 बच्चों की क्लास जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के टाउन हॉल में और सब जगह हो रही है, सब बच्चों को नाश्ता दिया जा रहा है और उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ जयपुर कैंपस में भी जो भी आते हैं, तो जिस तरह का आपका जो वर्क कल्चर है, तो मैं अक्सर निर्मल जी को कहता कि निर्मल जी उत्कर्ष सिर्फ उत्कर्ष नहीं है, उत्कृष्ट भी है। जी सर। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उत्कर्ष परिवार से लगभग 4 वर्षों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ और मुझे इस बात का गर्व है। और उत्कर्ष के विद्यार्थी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, हमारी फैकल्टी बहुत शानदार है। तो उत्कर्ष से जब भी बुलावा आता है, हालांकि मेरी सरकारी ड्यूटीज़ में व्यवस्थाएं बहुत रहती है, अभी भी मैं राजस्थान रेवेन्यू रिओर्गनाइजेशन कमेटी का अध्यक्ष हूँ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में मेरा ऑफिस है। जी सर, जी सर। मगर जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं बच्चों को ग्रूम करने के लिए जरूर आता हूँ, कि मेरा ये मानना है कि भगवान ने जब मुझे इतना दिया, माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के कृपा से, तो मैं भी अपने राजस्थान के युवाओं को जो मैंने सीखा थोड़ा बहुत बांटूं ईमानदारी से, ताकि वो भी अपने झंडे गाड़ें। और मुझे इस बात की रियली बहुत खुशी है कि उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से राजस्थान के हजारों युवाओं को पिछले 4 साल में लगभग 2,500 युवाओं को मैंने पर्सनली इंटरव्यू के लिए उनको कोच किया है और सक्सेस रेट ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 70-80%। यस सर, यस सर। सर अभी बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सर आरएस के 3 स्टेज, जैसा से आपको पता है सर, प्री, मेंस और इंटरव्यू। सर सबसे पहले सर मैं चाहूंगा कि आप विद्यार्थियों को बताएं कि प्री के लेवल पर वो किन चीजों का ध्यान रखें सर। प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। जी सर। चॉइस लेवल में। और सर तो मैं सर थोड़ा रोकना चाहूंगा सर, पिछले 1-1.5 साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं सर, उसमें पेपर का जो कॉम्प्लिकेशन है वो और अधिक बढ़ा है सर। और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ये सब। अब उस बदलते पैटर्न के हिसाब से यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए सर क्या ध्यान रखना चाहिए प्री एग्जाम में? एनसीईआरटी अभी भी रेलेवेंट मानता हूँ। जी सर। मैंने भी एनसीईआरटी की किताबें सारी पढ़ी थी। जो प्रीलिम्स एग्जाम है बेसिकली वो बेसिक्स का है, यानी आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं। जी सर। तो जब मल्टीपल चॉइस आपके पास आएगी और जो सिलेबस है अगर उसको आपने फंडामेंटल बुक्स पे हिसाब से कवर किया है, और सेकंड फार्मूला है टेस्ट सीरीज वाला। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा एक माध्यम होता है।
उसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चन पैटर्न, तो उसमें अपने को पता चलता कि किस तरह के पैटर्न्स हैं। जी सर। लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप उसको अटेम्प्ट करें, और एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई से 10 से लेके और 12वीं तक की बुक्स, तो वो आपके फंडामेंटल्स क्लियर कर देगी। जी सर। और नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल की है। तो फंडामेंटल्स स्कूल टेक्स्ट बुक, जी सर, सीबीएसई, एनसीईआरटी, और एडवांस के जो सिस्टम्स हैं वो आपके कॉलेज लेवल के, ऑनर्स से ऊपर जाते हैं, इनका लेवल नहीं जाता है। जी सर। सो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और फिर उनका एनालिटिकल एस्पेक्ट होना चाहिए पूरा। बिल्कुल तो सर। मेरा अभी भी मानना है कि कीप इट सिंपल, फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। और इसलिए मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ उत्कर्ष की फैकल्टी, आपने देखा हो जिस तरह से आपके लेसन्स वो टीचर्स वगैरह होते हैं, तो अगर अपन, चूंकि ज़माना डिजिटल है, लिखने पढ़ने का अभ्यास बहुत कम हो गया है, तो मेरी विद्यार्थियों से उत्कर्ष के इस शानदार प्लेटफॉर्म से, आपके माध्यम से ये अनुरोध है, लिखने की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे, कि मल्टीपल क्वेश्चंस का लिया आपने, कितने पेपर सॉल्व किए, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही वो शार्प उसमें होगा, और फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। जी सर। जी सर। सर मेंस के अंदर इस बार जैसे अभी तक था 15, 50 और 100 शब्दों में, सर 2026 से इसको कर दिया गया सर 50 और 150 शब्दों में। मतलब आरपीएससी जो है यूपीएससी पैटर्न पे जा रही है। बिल्कुल। और जब 15 शब्दों को सब हटा दिया गया तो इसका मतलब ये होगा सर मेंस में फैक्चुअल्स की संख्या कम होगी और एनालिटिकल पार्ट जो है वो बढ़ेगा सर। तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थी जो नॉलेज के साथ साथ में नॉलेज का प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, उनके सेलेक्ट होने की संभावना ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, इस पॉडकास्ट को वो विद्यार्थी भी सुन रहे हैं जो इस बार आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं सर, 2024 का जो इंटरव्यू चल रहे हैं सर, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा सर? हाँ, इंटरव्यू के लिए तो मेरा सभी विद्यार्थियों को पहले तो मेरी शुभकामनाएं। आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। करीब करीब 6-7 लाख बच्चे हमारे विद्यार्थी बैठते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से मुश्किल से 15 से 20 हज़ार क्वालिफाई करते हैं। यूपीएससी में भी यही है, लगभग 10 लाख बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, 15 से 20 हज़ार प्री एग्जाम के लिए सर। प्री में इतने बैठते हैं, फिर मेंस आता है, और फिर इंटरव्यू के लिए तो सिर्फ 3,000 ही बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रेशियो आप देखिए, 10 लाख, उसके बाद में करीब करीब 10,000 से 3,000, 3,000 से फिर 1,000। तो वास्तव में आप जब सेलेक्ट होंगे तो लाखों में एक होते हैं। जी सर। जी सर। तो उसमें फंडामेंटल्स मैं ये मानता हूँ कि तैयारी के बेसिकली एक तो ये कि नजरें आसमान पर, पांव जमीन पर, रोजाना पढ़ने की आदत और लिखने की वो बहुत जरूरी है। तो हमारी मारवाड़ी में कहावत है, 10 बार रो बकियो 1 बार रो लिखियो बराबर है। जी सर। यानी जब अपन पढ़े तो नोट्स बनाने की आदत बहुत जरूरी है। मैं तो अभी भी जब मैं अखबार पढ़ता हूँ खान सर, तो मैं उसको कटिंग को भी रख लेता हूँ, और कुछ जो पॉइंट्स होते हैं तो तुरंत, तो बुलेट पॉइंट्स अपन बनाएं, फंडामेंटल इश्यूज को अपन देख लें, और जहां आप पढ़ने बैठते हैं, जो आपका स्टडी रूम है, उसमें 3 नक्शे लगाइए, विश्व का नक्शा, हमारे भारत का नक्शा और राजस्थान का नक्शा। जी सर। और उन नक्शों को गाहे बगाहे देखते रहिए, एनालिसिस की, जो फिल्म की, अच्छा यूक्रेन कहाँ है, वर्ल्ड में देखिए यूक्रेन कहाँ है, अभी कंट्रोवर्सी चल रही है ईरान व अमेरिका की, ईरान कहाँ है, ग्रीनलैंड कहाँ पर है, हाँ ग्रीनलैंड कहाँ है, वेनेजुला कहाँ है, ग्रीनलैंड और डेनमार्क का क्या एसोसिएशन है। तो रोजाना न्यूज़ सुनना, अखबार पढ़ना, एनालिसिस करना, नोट्स बनाना, और बेस्ट पार्ट क्या है विद्यार्थियों, आप 5-6 अपने अच्छे लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए। जी सर। वो जो डिस्कशंस होते हैं उनसे भी अपने को, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पीयर ग्रुप लर्निंग। जी सर। जी सर। तो उससे बहुत अपने को सीखने को मिलता है। तो आइज अलर्ट हो और सारा अटेंटिव अपन बन के जाए और होमवर्क पूरा करके जाए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त आएगा। सब्जेक्ट जो अपन ने पढ़े हैं, जी सर, तो अक्सर एक बार उनको भी सिलेबस के हिसाब से नज़र से निकाल लें, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा कि इंटरव्यू बोर्ड के पास आपका प्रोफाइल होता है, एकेडमिक प्रोफाइल होता है, तो जैसे ही उनको पता चलता है कोई अलग तरह की क्वालिफिकेशन है, तो जैसे एक कैंडिडेट यूपीएससी आरपीएससी में मैंने देखा था, बीटेक विद एलएलबी। जी सर। तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो बीटेक के प्रश्न वो ज्यादा नहीं पूछेंगे, एलएलबी के ज्यादा पूछेंगे, क्यों? उनको लग रहा है कि बीटेक करके एलएलबी का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग तरह का है। हाँ, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन का भी वो इम्पैक्ट रहता है। सो मेरी 2 ही रिक्वेस्ट रहेगी, इफ यू आर अपडेटेड, इफ यू आर नॉट अपडेटेड देन यू आर आउटडेटेड। जी सर। तो एक तो अपने को आउटडेटेड नहीं होना है, और दूसरा, नजरें तो आसमान पे है, अपने को आरएस आईएएस बनना है, मगर पांव जमीन पे हो।
और तीसरा फंडामेंटल है कलम के धनी, यानी लिखने का जो अभ्यास है। अभी भी उत्कर्ष में जब मैं बैठता हूँ और इंटरव्यू चलते हैं, बीच में जैसे गैप मिलता है, मैंने परसों ही करीब 10 पेज का मैंने अपना एक आर्टिकल लिख लिया उसमें बैठे बैठे। जितनी किताबें आप पीछे देख रहे हैं लगभग सभी मैंने अपनी नजर से निकाल ली है। तो ये जो YFL यर्निंग फॉर लर्निंग, इसको करें, ज्ञान पिपासु बने। हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत अच्छी कथा आती है नचिकेता की। बिल्कुल बिल्कुल। नचिकेता अक्सर मैं कहता हूँ कि सीखने की ललक पूरा। तो ये सर हमारी बहुत सारी बेटियां भी आपकी आवाज को सुन रही है सर, हमारी बेटियों के लिए, राजस्थान की बेटियों के लिए आपका क्या संदेश होगा सर? सबसे पहले तो आप कम नहीं है किसी से, आप टॉप पे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मेरे 80% संस्कार मेरी माताजी ने दिए हैं, तो उनको मैं स्मरण करता हुआ उनकी छोटी सी घटना सुनाता हूँ, खासतौर से जो हमारी बेटियां देख रही हैं उनके लिए, कि आप कैसे कामयाब हो सकती हैं। मैं छोटे से गांव में रहता था, तो एक दिन मेरी माताजी ने कहा, दमयंती जी ने, जो शिक्षक थी, मेरे बचपन का नाम वैसे ललित, ऑफिशियली नाम तो ललित है, घर में मुझे लल्लू कहते हैं। अच्छा सर। लल्लू पंजू नहीं, सिर्फ लल्लू। अच्छा सर। तो उन्होंने कहा कि जाओ इसके दुकान से, भंवर दाल की दुकान से दाल ले आओ। ठीक है। घर में खाना बनाना था तो दाल लेने गया, तो दाल अखबार में, एक पुराने अखबार में दाल बांध के उसने दी, वो लिफाफा टाइप। तो मेरी माताजी ने क्या किया, बेटियों और बेटों द्वारा, आप दोनों सुना विद्यार्थियों, कि उन्होंने उस दाल निकाली, थाली में रखी, मारवाड़ी के उसको अच्छे करते हैं, मतलब उसमें से कंकर निकालते हैं। तो मगर वो जो अखबार था जिसमें वो दाल पैक करके उस भंवरलाल जी खंडेलवाल ने दी थी, वो हमारी दुकान है अभी भी, मदन मेहरबान नाम दुकान है, बालोतरा में अभी भी है वो। तो माताजी ने, मैंने देखा कि वो, उन्होंने उस अखबार का उसको फेंका नहीं, उसको पढ़ के फेंका। अच्छा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लर्निंग जैसे मेरी माताजी ने मैंने उस दिन दिया, प्रिय बेटियों और हमारी बहनें जो सुन रही हैं, कि देखिए एक अध्यापिका ने एक छोटे से बालक को जो 5वीं और 6वीं क्लास में पढ़ रहा है, क्या संस्कार दिए हैं दाल साफ करते करते, कि ज्ञान कहीं भी हो, यानी उस अखबार में जरूर कुछ ज्ञान रहा होगा, तो उन्होंने पढ़ के उसको ले लेना चाहिए। तो ये जो चीज, तो वो आदत मेरे में आज तक कायम है। लेकिन सर आज की तारीख में ज्ञान का एक्सेस है सर, जी। मोबाइल पर, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, किताबें, नोट्स, उन सब के बीच में बच्चा संतुलन कैसे बनाए सर? बिल्कुल, तो संतुलन बन सकता है, अपन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। भगवान ने अपने को बहुत सीमित समय दिया, एक एक सांस तक गिनी हुई है, नॉलेज का बूम है। ये जो छुटकू है ना, जिसको मैं इसको छुटकू कहता हूँ, जी सर, इस छुटकू मैं भी यूज करता हूँ, सारे ऐप्स यूज करता हूँ, चैट जीपीटी भी यूज करता हूँ, ग्रोक करता हूँ, डीप सीक और सारे। जी सर, जी सर। मगर उसको अपन नियंत्रण में रखें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। संस्कृत में कहा गया अति सर्वत्र वर्जिते, तो अपन उसको बैलेंस में रखें, नॉलेज ली। अब जैसे चैट जीपीटी, इसने हमारा साहब आसान काम कर दिया है। मैंने जब 98 में पीएचडी की स्वर्गीय श्री प्रोफेसर मोहम्मद साहब और बाकरे साहब के अंडर में, जी सर, तो उस वक्त बिब्लियोग्राफी के लिए, यानी जिस विषय पे आप काम कर रहे हैं उसका विश्व साहित्य का जो संकलन करते हैं पीएचडी के लिए, उसमें मुझे 6 महीने लग गए थे। और आज इस चैट जीपीटी के ज़माने में, और जो जितने भी अपने जो लैंग्वेज मॉडल्स आए, LLMs, तो आपको सिनॉप्सिस फट से मिल जाती है। तो ये एक आपका AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक टूल है। इस टूल को अपन यूज करें अपनी उस नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। जी सर, जी। मेरा अभी भी मानना है, और मैं एक विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का पिछले 5 साल से चांसलर भी हूँ, और अक्सर बच्चों को वहाँ भी कॉन्वोकेशन से लेकर सब जगह कहता हूँ दैट नो अमाउंट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन रिप्लेस HI, जी सर, ह्यूमन इंटेलिजेंस। Humans have created AI. AI has not created human. AI will of course be here to stay. इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 5.0 AI, बट AI should be dominated by the HI. तो अपन उसको सेग्रीगेट करें, जैसे कि खान सर ने कहा, नॉलेज खूब है, बहुत बड़ी है, एंटरटेनमेंट भी है, स्किल भी है, एनालिसिस भी है। अपन टाइम्स को प्रायोरिटाइज कर लें कि अभी मेरा लक्ष्य क्या है, मैं लाइफ की किस स्टेज पे हूँ, और उसके हिसाब से अपन प्रायर करें। अगर अपन विद्यार्थी RS की तैयारी कर रहे हैं, उत्कर्ष का हमारा प्लेटफॉर्म है, शानदार हमको भविष्य बनाना है, तो हमें इसी को यूज करना पड़ेगा कि जो भी हमारे प्रीलिम्स हैं या मेंस है या इंटरव्यू है तो सक्सेसफुल बच्चों के अपन इंटरव्यू देखें, मेंस है तो किस तरह से आंसर लिखे जाते हैं, यूपीएससी पैटर्न्स क्या उसको देखें, प्रीलिम्स है तो इसका पॉजिटिव यूज करें। देसी घी की तरह है दौलत सर, बिल्कुल सर। देसी घी आप रोज 2-3 चम्मच खाइए, हेल्दी रहेंगे। और एक साथ आपने ओवरडोज ले लिया,
अगर एडिक्शन हो गया, अपन स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ये इंस्टा की बीमारी है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम देखता ही नहीं हूँ जब तक कि मेरे पास कोई पर्सनल फोन है। सब इंस्टा पे डाली है। अभी लंगा मंगनियारों ने एक वाका वाका की तरह गाया है, वेलकम टू राजस्थान खमागणी, तो किया, थोड़ा बहुत देख लिया, जस्ट टू कीप अपडेटेड। बट सारा फोकस अपना ही होना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये है, अक्सर मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करता हूँ जी सर, कि भाई लक्ष्य ये है तो जागो, उठो, और जब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक रुकना नहीं है। अब आपने RS और IAS बनने का सपना देखा है, प्रिय विद्यार्थियों, उत्कर्ष जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, जिनका इतना जबरदस्त अनुभव है, करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी फॉलोअर्स हैं। वो डॉक्टर कलाम साहब को बात याद रखो, सपने देखे, और सपने वो नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो जो हमें सोने ही न दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कलाम साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ और मैं 24 घंटे इनको साथ रहा हूँ। मैं कमिश्नर जोधपुर था, कलाम साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने छोटा सा गांव हमारा जोधपुर के पास अराबा गांव, जी सर, वहाँ के ग्रामीण बैठे हुए थे, 300-400 माताएं बहनें अराबा गांव की नाडी पे, और भाई बैठे थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि मिस्टर पवार, कलाम साहब ने, आई वॉन्ट टू एड्रेस देम, नाउ प्रॉब्लम इज दैट आई कैन स्पीक ओनली इंग्लिश और तमिल, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो मैंने कलाम साहब को कहा, और वो मेरी जिंदगी का बहुत आत्मिक लम्हा, मेरे पास फोटोग्राफ है वो। जी सर, आप इमेजिन कीजिए, मैंने कलाम साहब को मैंने कहा, सर यू काइंडली स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज तमिल आई वोंट बी एबल टू फॉलो, जी सर, तो यू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई विल डू साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन इन मारवाड़ी। जी सर, तो आप इमेजिन कीजिए, 500-600 गांव के लोग बैठे हैं हमारा अराबा गांव में, कलाम साहब माइक पे बोल रहे हैं इंग्लिश में, और मैं ट्रांसलेट, इंग्लिश मेरी ठीक थी, आज भी ठीक ठाक है, बोल रहा हूँ। जब स्पीच खत्म हो गई तो कलाम साहब ने कहा, मिस्टर पवार, द विलेजर्स वर चीयरिंग वेरी वेरी लस्टिली, वेरी लाउडली, डिड आई स्पीक सो वेल? मैंने कहा, यस सर, यू स्पोक वेरी वेल, बट वाइल ट्रांसलेटिंग मैंने थोड़ा उसमें तड़का भी लगा दिया था। सो हाउ, व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा, सर इट्स लाइक गार्निशिंग, जैसे आपने कहा आई एम हैप्पी टू बी हियर, तो मैंने मारवाड़ी में ट्रांसलेट किया कि वीरों की धरती पे आके मैं गदगद हूँ, तो वीरों की धरती पे आके तो लोग सुन रहे। देन कलाम साहब बहुत खुश हुए, और वो बड़े ऐतिहासिक थे। मैं उन दोनों को, कलाम साहब और विवेकानंद जी, मैं उनको अपनी प्रेरणा के स्रोत मानता हूँ। सर मैं अक्सर पंक्तियां बोलता हूं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो अपनी जिद पर अड़ तो सही। सर आप अपनी जिद पर अड़े, और आप बालोतरा के छोटे से गांव से IAS तक का सफर अदा किया सर आपने, और उसके बाद आपने जिस क्षेत्र में भी आप गए वहां अपने नए नए मुकाम स्थापित किए। सर मैं फिर एक बार आपका दिल की गहराइयों से सर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे इस RS की धुरंधर सेशन 2 में सर आप आए, और आपके द्वारा ही हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आपकी दुआओं की भी हमें बहुत आवश्यकता होगी सर, कि ये सेशन जो हमारा है वो काफी सफल हो। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना कि इस सेशन में, RS के धुरंधर सेशन 2 में, हमने स्टार्टिंग जो की है आदरणीय पवार साहब से की है, लेकिन वो तमाम फैकल्टीज जो आपके बीच में डेली पढ़ाने के लिए आती है, उन सब को हम आपके बीच में लेकर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिल की गहराइयों से आपकी तरफ से भी मैं आदरणीय पवार साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे बीच में है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका तहे दिल से आभार आदरणीय दौलत खान सर और निर्मल गहलोत साहब का, और उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म का, शानदार टीम है उत्कर्ष की। और मैंने जो लास्ट में जो बात की थी, मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि मैं ठेठ देसी आदमी गांव का हूँ। जैसे अपन 80% अपन गांव के हैं, तो वो जो जड़ों से जो जुड़ा है वो अपन रखेंगे, बिल्कुल, तो वो अपने को कामयाबी की मंजिल देगा। मैं पूरे विश्व के 33 देशों में गया हूँ, भारत सरकार का सेक्रेटरी टूरिज्म भी रहा हूँ। 91 में जब मैं डायरेक्टर टूरिज्म था, तब मैंने एक टैगलाइन लिखी थी, पधारो हमारे देश। जी सर। तो वो जो पधारो हमारा देश क्यों लिख पाया? क्योंकि मैं गाँव का देसी आदमी हूँ, आज भी गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी आपसे सबसे अनुरोध ये है, मेहनत करें, लगन करें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, अपने नाम रोशन करें, और उत्कर्ष जैसे उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे हैं, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको दुआएं, शुभकामनाएं, और आपको कभी भी कोई हो दिक्कत या कोई भी ऐसा हो, तो मैं व्हाट्सएप को रेस्पॉन्ड करता हूँ। उत्कर्ष का प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपका स्वागत है। हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना है भगवान से कि आपको कामयाब करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।